यस स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैरियर एकेडमी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत। जो अपना टॉपिक चल रहा था स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, और उन राज्य सरकार के अंतर्गत अपन ने राज्यपाल के बारे में पढ़ा, विधानसभा का गठन कैसे होता है उनके बारे में पढ़ा, राज्यपाल की शक्तियाँ, विधानसभा की क्या शक्तियाँ होती है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो राज्य सरकार के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल का गठन। नंबर 1 क्या रहेगा? राज्य मंत्रिमंडल का गठन। और नंबर 2 रहेगी इस राज्य मंत्रिमंडल का जब गठन हो जाएगा तो उसके पास में क्या पावर है, क्या शक्तियां हैं, ये नंबर 2 पे रहेगा। और नेक्स्ट बिंदु हमारा रहेगा उच्च न्यायालय के संगठन और क्षेत्राधिकार। जैसे हमने संसद के अंतर्गत जब पढ़ा था सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके अंदर हमने पढ़ा था उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, या हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। क्या पढ़ेंगे प्यारे छात्रों? उच्च न्यायालय। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे राज्य मंत्रिमंडल। देखो मैंने वहाँ बात किसकी की थी? वहाँ भी मंत्रिमंडल की बात की थी। मंत्री परिषद होती है, मंत्रिमंडल होती है, वो तो हमने बात की थी केंद्र सरकार में। किसमें भी बात की थी? केंद्र सरकार में हमने बात की थी, वहाँ पर मंत्री। अब देखो यहाँ सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि संविधान में, किसमें? संविधान में राज्यों में भी संसदात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई है। संविधान में इस बात का प्रावधान है। संविधान में इस बात का क्या प्रावधान किया गया? देखिए कि संविधान में राज्यों में भी संसदात्मक, मतलब संसद के जैसे संसद में मैंने बताया था लोकसभा और राज्यसभा, वैसी शासन व्यवस्था स्थापित की गई है। और संसदात्मक शासन व्यवस्था में राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्री परिषद में निहित है, जो कि राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या होती? ध्यान देना। जैसे मैंने बात की थी, देखो इसमें क्या लिखा इसने कि संसदात्मक शासन व्यवस्था, यानी जैसे संसद में जो शासन व्यवस्था है वो राज्य में हमने बात कर ली थी विधानसभा की। किसकी बात की थी? विधानसभा। अब उस विधानसभा में जैसे राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 200 निर्धारित है। और जिस पार्टी की ज़्यादा विधायक जीत कर आएंगे वो उनकी सरकार बनेगी। और वो सरकार जब बनेगी तो उसका एक मंत्री परिषद बनेगी। क्या बनेगी? मंत्री परिषद। और वो मंत्री परिषद जो पूरी की पूरी होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब देखो जैसे मान लो मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 200। किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त करने के लिए उसको 101 सीटें चाहिए। यदि 101 सीटें जिस पार्टी को प्राप्त हो गई है तो राज्यपाल उस पार्टी को सरकार बनाने के लिए क्या करता है? आमंत्रित करता है। सर्वप्रथम राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो ये सारे के सारे जो मंत्री परिषद बनेगी, ये मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, देखो क्या लिखा है, मंत्री परिषद में निहित है, जो कि राज्य की विधानसभा, बात कर ली हमने विधानसभा, जो कि राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये जो मंत्री परिषद होगी, ये मंत्री परिषद संपूर्ण रूप से उत्तरदायित्व होती है किसके? विधानसभा। अब सबसे पहले हम बात गठन की करते हैं कि इन मंत्री परिषद का गठन है वो कैसे होता है। तो बिंदु नंबर 1 हमारा कह रहा है कि राज्य मंत्री परिषद का गठन। सबसे पहले राज्यों की जो मंत्री परिषद होगी उसका गठन होगा। गठन कैसे होता है? किसी भी राज्य के अंदर एक विधान मंडल होता है। उस विधान मंडल में 2 प्रकार होते हैं, एक तो विधान परिषद होता है और एक विधानसभा होता है। ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है विधानसभा क्या होता है? विधानसभा जनता द्वारा जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको एमएलए जीत कर जब वो आते हैं और वो विधानसभा में जिसकी सरकार होती है उसमें सबसे पहले किसका चयन होता है? ध्यान रखना, राज्य मंत्री परिषद का गठन। अब मैं बता दूं भारत का जो संविधान है, उस भारत के संविधान के आर्टिकल 164 164 याद रखना, संविधान के अनुच्छेद 164 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राज्य में भी एक मंत्री परिषद होगी। राज्य में राज्यपाल को सहयोग देने के लिए, जिस प्रकार सेंटर की बात करें वैसे ही अनुच्छेद 164 में लिखा हुआ है कि राज्य में भी राज्यपाल को
सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। क्या होगी बच्चों? मंत्री परिषद होगी। और उस मंत्री परिषद का जो मुखिया है वो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। इस बात का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 164 में किया गया है। तो सबसे पहले किसका गठन होगा राज्य में? राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। सबसे पहले किसकी नियुक्ति करेगा? मुख्यमंत्री। तो आपको लिखना है कि राज्य मंत्रिमंडल का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल को सहयोग देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा और उस मंत्री परिषद का मुख्य है वो क्या होगा? मुख्यमंत्री होगा। अब नंबर 2, इस मंत्रिमंडल गठन में दूसरी बात क्या है? मंत्रियों का चयन। अब मंत्रियों का चयन कौन करेगा? यानी मंत्रियों का चयन करने का जब मुख्यमंत्री नियुक्त हो जाएगा तो मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार बनता है कि वो अपने मंत्रिमंडल में कौन कौन से मंत्रियों का चयन करेगा। ये किसकी जिम्मेवारी है? मुख्यमंत्री। वो राज्यपाल को सूचना भेजता है, लिस्ट भेजता है कि इन मंत्रियों को क्या बनाना है, इन लोगों को मंत्री परिषद में सम्मिलित करना है। बिंदु नंबर 3 कह रहा है मंत्रियों की योग्यता है। अब मैं कह रहा हूं कि कौन व्यक्ति मंत्री बन सकता है? कौन व्यक्ति मंत्री बन सकता है? पढ़ाई का कोई इसमें उल्लेख नहीं है। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, वो दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए और उसके साथ में इस विधानसभा का वो सदस्य होना चाहिए। मान लो कोई ऐसा व्यक्ति भी आ जाता है और वो विधानसभा का सदस्य नहीं है तो ऐसी दशा में क्या मंत्री बन सकता है? बिल्कुल जी हाँ, मंत्री बन सकता है। लेकिन 6 महीनों के अंदर यदि कोई विधानसभा का सदस्य नहीं है फिर भी मंत्री बन सकता है। लेकिन 6 महीने के अंतर्गत 6 महीने के दौरान उसको कहीं न कहीं विधानसभा की सदस्यता हासिल करनी पड़ेगी, तब जाके उसका मंत्री परिषद रह सकता है। बिंदु नंबर 4, मंत्रियों का कार्य विभाजन। अब देखो मंत्रियों के कार्य का विभाजन कौन करता है? राज्यपाल है। लेकिन मुख्यमंत्री के परामर्श के बाद मुख्यमंत्री उनको सलाह देते हैं, मुख्यमंत्री सूचना देते हैं इन मंत्रियों का ये विभाग होगा। सब कुछ काम किस पर? मुख्यमंत्री पे निर्भर करेगा। बिंदु नंबर 5 अपना है बच्चों मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। अब देखो क्या होता है, जो मंत्री होते हैं उन मंत्रियों को शपथ ग्रहण का काम कौन करवाते हैं? राज्यपाल द्वारा। याद रखना मंत्रियों को शपथ, जैसे जो भी मंत्री नाम नियुक्त कर दिए गए हैं उन मंत्रियों को शपथ दिलाने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल। ये हम बात कर रहे हैं राज्य मंत्रिमंडल का गठन कैसे होता है, ये सारी प्रक्रिया है। उसके बाद में मंत्रियों की श्रेणी मैंने आपको बताई थी। मंत्रियों की 3 प्रकार की श्रेणी निर्धारित है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। देखो जरा बात कर लेते हैं 3 प्रकार की कौन सी। सबसे पहले मैंने बताया था आपको कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री होते हैं जो बिल्कुल स्वतंत्र प्रभार होते हैं और जो कानून निर्माण की प्रक्रिया होती है उसमें कैबिनेट मंत्रियों का विशेष रूप से योगदान होता है। नंबर 2 होता है राज्य मंत्री। क्या होता है बच्चों? राज्य मंत्री। और नंबर 3 जो होते हैं वो उप मंत्री होते हैं। ध्यान देना 3 प्रकार के मंत्रियों की श्रेणी बन के इस मंत्रिमंडल का पूरा क्या करती है? निर्माण करती है। तो ध्यान रखना मंत्रियों की श्रेणी। तो आपको इस श्रेणी में लिखना है कि मंत्रियों की श्रेणी है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 कौन सी होती है? आपकी कैबिनेट मंत्री। नंबर 2 आपकी कौन सा है? राज्य मंत्री। और नंबर 3 आपकी कौन से है? उप मंत्री होते हैं। इस चीज़ का भी विशेष रूप से ध्यान रखना। बिंदु नंबर नेक्स्ट है मंत्री परिषद का कार्यकाल। मान लो जो व्यक्ति मंत्री बन गया है, क्या उस मंत्री परिषद का कार्यकाल होता है? बिल्कुल। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद में इस बात का प्रावधान किया गया है कि जो विधानसभा का कार्यकाल एक निश्चित टाइम ऑफ पीरियड 5 वर्ष का किया गया है, तो विधानसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष होता है वही मंत्री परिषद का कार्यकाल भी कितने वर्ष का होता है। हालांकि मंत्री परिषद के अंदर जो मंत्री होते हैं उनको समय से पहले हटाया भी जा सकता है, उनका विभाग भी परिवर्तन किया जा सकता है। बिंदु नंबर 8 है सामूहिक उत्तरदायित्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो मंत्री परिषद बनेगी वो मंत्री परिषद विधानसभा में उसका सामूहिक का मतलब होता है सभी का एक जैसा उत्तरदायित्व होगा। मान लो कोई मंत्री परिषद ने इस्तीफा दे दिया तो पूरी विधानसभा है वो भंग मानी जाएगी। इस बात का भी विशेष रूप से क्या रखें? ध्यान रखें। सामूहिक उत्तरदायित्व है, एक का निर्णय सबका निर्णय माना जाएगा। कोई भी एक मंत्री ने सरकार के विरोध या सरकार के पक्ष में निर्णय दे दिया तो वो संपूर्ण मंत्री परिषद का निर्णय माना जाता है। इसलिए कहा सामूहिक उत्तरदायित्व है। उसके बाद में वेतन व भत्ते,
संविधान द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा इन मंत्रियों के लिए वेतन और भत्ते हैं वो समय समय पर क्या किए गए, विधानसभा द्वारा निर्धारित किए गए, उनको वेतन भी मिलते हैं और उनको भत्ते भी मिलते हैं। इस चीज़ का विशेष रूप से क्या करना, ध्यान रखना। तो ये तो थी आपके राज्य मंत्रिमंडल का गठन किस आधार पर होता है। तो आपने 8-9 बिंदुओं के अंतर्गत राज्य मंत्रिमंडल के गठन के बारे में हमने क्या की, चर्चा की। नेक्स्ट बिंदु है मंत्रिपरिषद की शक्ति, यानी जो मंत्रिपरिषद अब बन गया है उसके पास में क्या पावर होता है, क्या ताकत होती है। सभी ताकत इनके पास में होती है, सारी की सारी शक्ति किसके पास होती है, मंत्रिपरिषद के पास होती है। ध्यान दें जरा, बिंदु नंबर 1 ये कह रहा है कि राज्य की नीति निर्धारित करना। बिंदु नंबर 1 कह रहा है राज्य की नीति निर्धारित करना। हमारा जो राज्य है, हमारा चाहे भारत का कोई भी राज्य हो, उस राज्य में कोई किसी प्रकार की योजना बनानी हो, चाहे पेयजल की योजना बनानी हो, चाहे चिकित्सा की, स्वास्थ्य की, चाहे और किसी प्रकार की राज्य में नीति निर्धारण का काम करना है, तो ये नीति निर्धारण का काम है वो मुख्य रूप से इस मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होगा, या मैं कह सकता हूँ कि मंत्रिपरिषद ही इसका निर्माण करेगी। बिंदु नंबर 2 ये कह रहा है उच्च पदों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देना। इस मंत्री परिषद का संपूर्ण रूप से दायित्व है कि राजस्थान में जितने भी, जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष हो, या अन्य प्रकार के जो भी, राजस्थान की बात कर रहा हूँ तो राजस्थान में बड़े बड़े पद हैं, और या अन्य राज्यों के अंदर जो भी उच्च पद होते हैं उन उच्च पदों पर इस नियुक्ति का काम भी मंत्रिपरिषद की सलाह से किया जाएगा। बिंदु नंबर 3 विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व करना, यानी विधानमंडल जो बनी हुई है उस विधानमंडल में जो मंत्री होते हैं उन मंत्रियों को जो प्रश्न पूछा जाता है तो उन प्रश्नों का उत्तर देना, आपस में वाद विवाद करना, चर्चा करना, तो ये भी उनका दायित्व है। विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व करने का काम किसका है, मंत्रिपरिषद का। ध्यान देना। बिंदु नंबर 4 कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना कि कौन सा कानून कब बनेगा, कौन से कानून, कौन सा विधेयक सबसे पहले पेश किया जाएगा, उसके बाद में कौन सा विधेयक होगा, कौन से विधेयक पर कब चर्चा होगी, ये सारी की सारी इन रूपरेखा, इनका ब्यौरा तय करने का काम किसका है, मंत्रिपरिषद का है। बिंदु नंबर 4 कानून निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करना। बिंदु नंबर 5 बजट तैयार करवाना। इंपॉर्टेंट है कि राज्य के अंदर हम कितना बजट रखें कि राज्य की जो व्यवस्था है, राज्य की जो स्थिति है, राज्य के लोगों का जो रहन सहन है, तरीका है, वो अच्छा हो जाए। इस हेतु बजट निर्माण काम करना भी किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, मंत्रिपरिषद की भूमिका है। तो हमने 2 बिंदुओं के अंतर्गत इस मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की। सबसे पहले राज्य मंत्रिमंडल का गठन कैसे होता है, और दूसरा गठन होने के बाद में उसके पास में क्या शक्तियाँ होती, क्या पावर होता है। अब सेकंड बिंदु हमारा ये आ रहा है कि उच्च न्यायालय के संगठन और क्षेत्राधिकार। देखो, हमने जब केंद्र सरकार पढ़ा था तो वहाँ उच्चतम न्यायालय पढ़ा था, वहाँ सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा था। आज हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, यहाँ पढ़ रहे हैं उच्च न्यायालय। केवल क्या पढ़ रहे हैं, उच्च न्यायालय, जिसको मैं कह सकता हूँ हाई कोर्ट। क्या कह सकता हूँ, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट किसकी बात कर रहा हूँ मैं, हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, उच्च न्यायालय। तो राजस्थान की यदि बात करूँ तो राजस्थान का उच्च न्यायालय है वो जोधपुर में है, और उसकी एक खंडपीठ है वो कहाँ पर है, जयपुर में। तो सबसे पहले उच्च न्यायालय का संगठन क्या है, कैसे बनता है, तो संगठन में मैं बात करता हूँ उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, आपको याद रखना, उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीशों से मिलकर इसकी संरचना बनती है। याद रखना, संगठन की बात कर रहा हूँ तो उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश मिलकर इसके संगठन के बारे में चर्चा करते हैं। और उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चीज़ का विशेष रूप से क्या रखना, ध्यान रखना। अब यदि मैं कहूँ कि उच्च न्यायालय का जो योग्यता है कि कौन व्यक्ति है वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वह भारत का क्या हो, नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, उसने 10 वर्ष तक किसी अधीनस्थ न्यायालयों के अंदर न्यायाधीश रह चुका हो। बिंदु नंबर 2 अधीनस्थ जगहों पर न्यायाधीश रह चुका हो। और बिंदु नंबर 3 वह वकील हो या एडवोकेट हो जिसने 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस की हो, वो ही उच्च न्यायालय क्या बन सकता है, न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। अब इसका कार्यकाल, तो भारतीय संविधान आपको याद रखना है, अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217(2) के अनुसार
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217(2) के अनुसार ये कहा जाता है कि उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा उसकी आयु, उसका कार्यकाल है वो 62 वर्ष, 62 वर्ष की अवस्था में वो क्या हो जाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएंगे। तो कार्यकाल है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217(2) के अंदर इनका प्रावधान किया है 62। और वही हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ कितना है 65 ईयर, आपको ध्यान रखना है। अब देखो एक चीज और है, न्यायाधीशों का स्थानांतरण और वेतन। न्यायाधीशों का स्थानांतरण कैसे होता है, तो आपको ध्यान रखना है, हमारा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। उस मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति दोनों आपस में चर्चा करके जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीशों का क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। तो स्थानांतरण कैसे होता है मैंने बता दिया, भारत का उच्चतम न्यायालय प्लस राष्ट्रपति दोनों मिलकर उस न्यायाधीश के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में उनका क्या होगा, स्थानांतरण। अब वेतन की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन होगा बच्चों 90,000। कितना होगा, 90,000। याद रखना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय की मैं बात कर रहा हूँ, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 90,000 होगा और अन्य न्यायाधीशों का वेतन है वो 80,000 होगा। इसके अलावा उनको वेतन भत्ते अन्य प्रकार की सुविधाएं हैं वो दी जाती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है इनका संगठन क्या है। संगठन है कि उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर उच्च न्यायालय की एक संरचना होती है। नंबर 2, योग्यता क्या है, तो योग्यता मैंने बता दिया, वो भारत का नागरिक हो, वो कानून का जानकार तो होगा ही होगा, प्लस अन्य न्यायालयों के अंदर वो 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, या उच्च न्यायालय के अंदर ऐसा कोई वकील जिसने 10 वर्ष प्रैक्टिस की हो वो बन सकता है। कार्यकाल बता दिया, भारतीय अनुच्छेद 217, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217(2) ये कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वो कितनी होगी, 62 ईयर होगी। उसके बाद उनका स्थानांतरण कैसे होगा, मर्जी से नहीं होगा। स्थानांतरण उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्लस राष्ट्रपति दोनों मिलकर चर्चा करके किए जाते हैं। उसके बाद वेतन याद रखना, मुख्य न्यायाधीश का वेतन 90,000 मिलेगा और अन्य न्यायाधीश को 80,000 रुपये मिलेंगे और उनके अलावा उनको संविधान द्वारा जो संसद है वहाँ वेतन भत्ते दो। अब इनको पद से यदि हटाया जाएगा, कैसे हटाया जाएगा, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हमारी जो संसद है संसद से हटाएंगे। संसद द्वारा याद रखना, संसद द्वारा 2/3 बहुमत से, संसद द्वारा 2/3 बहुमत से इनको कदाचार साबित हो जाने पर, क्या साबित हो जाने पर, कदाचार साबित हो जाने पर उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में 2/3 बहुमत से जब पास हो जाएगा। अब इसके पास में इसका क्षेत्राधिकार क्या है, क्या क्या कार्य करता है। नंबर 1, अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी राज्य के अंदर राज्य सरकार हो प्लस जितने भी अधीनस्थ स्थानीय स्वशासन हो या इनसे इस उच्च न्यायालय के अधीन जितने भी अधीनस्थ न्यायालय आते हैं उनको अंतिम राज्य के अंदर अंतिम अपील करने का अधिकार है वो कहाँ पर है, उच्च न्यायालय में। इसलिए इसको कहा गया है अपीलीय क्षेत्राधिकार। पहला बिंदु कौन सा बन गया, अपीलीय क्षेत्राधिकार। बिंदु नंबर 2 है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ये अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि उच्च न्यायालय है वो एक प्रारंभिक क्षेत्राधिकार रखता है। क्या रखता है बच्चों, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार रखता है। इस चीज़ का भी आपको विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान रखना है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मतलब ये राज्य के अंदर कोई राजस्व है, कोई धन राजस्व है या कोई सीमाओं के बारे में है या कोई धन के बारे में, इसके बारे में भी ये चर्चा कर सकता है। इसलिए उसका नाम दिया गया है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 226 के अनुसार। अब तीसरा है अंतरण संबंधी अधिकार। अंतरण संबंधी अधिकार अनुच्छेद 228 के तहत, याद रखना अनुच्छेद 228 के तहत इनको ये अंतरण का मतलब क्या होगा कि अंतरण संबंधी अधिकार का मतलब ये होगा, ये ध्यान रखना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 228 ये कह रहा है कि मान लो कोई उच्चतम न्यायालय से नीचे जो भी कोई न्यायालय है और उस न्यायालय में उच्च न्यायालय को ये पता चल जाए कि वहाँ पर न्याय व्यवस्था है वो सही ढंग से नहीं चल रही है और कोई भी प्रकरण है बहुत लंबित है, काफ़ी समय से उसका निर्णय नहीं हुआ है, ऐसे प्रकरणों को वो उच्च न्यायालय है वो अपने यहाँ मंगा सकता है और कोई भी निर्णय देकर वापस उस फाइल को संबंधित न्यायालय में भेजा जा सकता है। इसलिए इसका नाम है
अंतरण संबंधी अधिकार जो आर्टिकल 228 में इसका प्रावधान किया गया है। चौथा है लेख जारी करने का अधिकार, अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को ये अधिकार है कि कानून सही ढंग से नहीं चल रहा है, देश की व्यवस्था नहीं चल रही है, राज्य की व्यवस्था प्रॉपर नहीं चल रही है, उसके अधीनस्थ न्यायालयों में सही काम नहीं हो रहा है, तो वो एक लेख जारी कर सकता है। ये उसके पास पावर है अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट है अधीक्षण क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 227 के तहत उसको एक मुख्य राज्य के अंदर एक मुख्य भूमिका निभाने वाला, जिसको अपन कहेंगे अधीक्षण क्षेत्राधिकार, ये भी अनुच्छेद 226 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का मतलब मैंने आपको बताया था जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था। मान लो उच्च न्यायालय ने कोई डिसीजन दिया है, कोई निर्णय दिया है, तो उससे नीचे के जितने भी न्यायालय होते हैं वो न्यायालय को क्या करते हैं, उनको जो निर्णय दिया उसकी कॉपी अपने पास सुरक्षित रखते हैं और उस कॉपी के आधार पर ऐसा भविष्य में भी निर्णय दिया जा सकता है। इसलिए इस न्यायालय को कहते हैं अभिलेख न्यायालय, कागजी न्यायालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट बिंदु है प्रशासन संबंधी अधिकार, यानी राज्य का प्रशासन है वो सही ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा है, अधीनस्थ न्यायालयों में कितने मामले लंबित है, कितने प्रकरणों का निस्तारण हो गया, राज्य की व्यवस्था कैसे चल रही है, क्या कहीं किसी मानवाधिकार या लोगों का जो अधिकार है वहाँ हनन तो नहीं हो रहा है, यदि कहीं हनन हो रहा है तो वो रिट जारी कर सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण लगा सकता है, अन्य प्रकार की कोई शक्ति है, वो सारी की सारी शक्ति किसके पास है, उच्च न्यायालय। इसलिए कहा प्रशासन संबंधी अधिकार, प्रशासन द्वारा यदि नागरिक पर जबरन कोई दबाव बनाया जा रहा है या प्रशासन द्वारा नागरिकों की सही ढंग से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, इन सारी चीज़ों की सुनवाई है वो किस करने का अधिकार किसके पास है, उच्च न्यायालय के पास है। इसलिए एक बिंदु आ गया प्रशासन संबंधी अधिकार, आ गया प्रशासन संबंधी अधिकार। अब नेक्स्ट बिंदु हमारा है न्यायिक पुनर्लोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कहीं पर न्याय व्यवस्था सही नहीं हुई है, किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिला है अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा, तो उसकी सुनवाई कर सकता है कौन, उच्च न्यायालय। यानी ये सारे मामले कहाँ मंगवाए जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में मंगाए जा सकते हैं। इन सारी की सारी चीज़ों की जिम्मेदारी किसकी है, उच्च न्यायालय की है। तो हमने आज राज्य सरकार जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इस राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंतर्गत हमने राज्य मंत्रिमंडल का गठन पढ़ा, उच्च न्यायालय का गठन पढ़ा, और इस प्रकार मैंने आपकी पॉलिटिकल की जो दोनों चैप्टर है उसको अच्छे से करवाने का प्रयास करवाया है। और आप लोग भी इसको बार बार वीडियो को देखेंगे, आगे शेयर करेंगे, तो आप जैसे लोगों, आप जैसे और भी जो विद्यार्थी है अभी इस SST की तैयारी कर रहे हैं, आपकी बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और अपने इस वीडियो का अच्छे से आनंद प्राप्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।